नमस्कार भाइयों। आज हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है कि पहली बात हम इसमें यहाँ पर बताएंगे। आपको पहले पूर्व कक्षाओं में हमने बताया था कि संघीय शासन प्रणाली क्या होती है। मतलब संघ का मतलब होता है केंद्र, मतलब सारी शक्तियाँ जो है केंद्र के पास ही चली जाएंगी, तो इसमें यहाँ चीज़ बताई गई थी। ठीक है। संघ की क्रमशः 2 इकाइयाँ थीं, भारतीय ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। मतलब संघ था, इसके अंतर्गत 2 थे, एक होता था भारतीय ब्रिटिश प्रांत और एक होता था देशी रियासतें। ठीक। शासकीय कार्यों के लिए 3 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई। संघ सूची जिसमें उस समय 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें उस समय 54 विषय थे, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। आवश्यक शक्तियाँ वायसराय के पास थीं। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की प्रणाली अपनाई गई थी। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को कहा गया था कि आप स्वायत्त हैं अपने विषयों पर कानून बनाने के लिए। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, जिसके अनुसार राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य था। अब देखिए 1935 से ही लाया गया है ये, और मैंने कल आपको बताने का प्रयास भी किया था कि ये सब सारा का सारा कॉपी है हमारा संविधान। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। अब देखिए 106 संविधान संशोधन के द्वारा जो धीरे धीरे परिवर्तन सामाजिक और शैक्षणिक और राजनीतिक आधार पर किए जा रहे हैं, लेकिन जो सत्यता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिखाई दे रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ करके किया गया, जिसके अनुसार संघीय विषयों को हस्तांतरित तथा आरक्षित विषयों को में विभाजित किया गया। तो 2 विषय बनाए गए, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। संघीय विधायिका 2 सदनों से मिलकर गठित होती थी। उच्च सदन इसे हम राज्यसभा कहते थे, जिसमें कुल सदस्य 260 थे, तथा निम्न सदन लोकसभा जिसमें 375 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा आ गई थी। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इनमें बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत तथा असम शामिल थे। ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल को दलित, महिलाओं तथा श्रमिक वर्ग तक विस्तृत किया गया। सीमित मताधिकार का विस्तार करते हुए 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। ठीक है। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। एक सेकंड में चश्मा ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन प्लान क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में आम चुनावों के बाद लेबर पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। इसने भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यीय समिति को भारत भेजा। इस मंत्रिमंडल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श कर बाद अपनी एक योजना प्रस्तुत की। इस मिशन ने योजना के 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जिसमें क्रमशः दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजना के नाम से जाना जाता है। क्या है दीर्घकालिक और अल्पकालिक, देखते हैं। दीर्घकालिक योजना, लॉन्ग टर्म प्लान। भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतों के रूप में 2 इकाइयाँ शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि भारत में जो है
जो है संघीय शासन प्रणाली रखी जाए। इसमें एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा दूसरा देसी रियासतों के रूप में 2 इकाइयाँ शामिल की जाएंगी। ठीक है। भारतीय संघ को 2 भागों में बांटा गया। संघीय सरकार का क्षेत्राधिकार विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था तक सीमित रहेंगे। मतलब संघ सरकार का क्षेत्राधिकार जो है विदेश मामले देखेगी, प्रतिरक्षा देखेगी और संचार व्यवस्था देखेगी। क्या सर्कुलेट हो रहा है उसको देखा जाएगा, अपनी प्रतिरक्षा में क्या क्या कर सकता है वो देखेगा और क्षेत्राधिकार को जो है विदेशी मामले भी देखेगा। तो सबको सब तो संघीय सरकार देख रही है। भाई प्रतिरक्षा में तो अपनी कुछ भी कर सकती है। प्रतिरक्षा का मतलब आप जान लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी पूरा का पूरा इसके हाथ में है। और संचार व्यवस्था जो आप सार्वजनिक करेंगे पहले सरकार को दिखाएंगे। ठीक है। संघ की एक कार्यपालिका तथा एक विधायिका होगी, जिसमें प्रांतों तथा रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। संघ की एक कार्यपालिका होगी तथा एक विधायिका होगी, जिसमें प्रांतों तथा रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। जैसे कि अब आप जान लीजिए, जैसे एक रियासत है। अब इस समय वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में 3 भागों में बांटा गया है। एक तो यूटीज़ हैं हमारे और एक प्रांत हैं। 2 भागों में आज भी हैं, एक प्रांत है एक यूटीज़ हैं और ऊपर केंद्र बैठा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या बांटा गया था, एक जो है बांटा गया था आपका जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत, एक देसी रियासत। तो उन्होंने कहा कि विधायिका होगी और कार्यपालिका होगी, जो प्रांतों तथा रियासतों का प्रतिनिधित्व उसमें दोनों लोगों का किया जाएगा। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर सदन में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। प्रांतों को अपना समूह बनाने तथा उन्हें प्रांतीय विषय सौंपने की स्वतंत्रता रहेगी। संघ और समूहों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से संघ अथवा समूह के संविधान की व्यवस्था में पुनर्विचार की मांग कर सके। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए इसमें। इस प्रकार की मांग प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जा सकती है। मतलब जो है कि अगर वो चाहे तो अपना समूह अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है। हालांकि इसके लिए तो अब आज 10वें संविधान संशोधन 10 दल बदल विरोधी संविधान जो है आ गया है, तो उस पर नियम बनाए गए हैं प्रॉपर रूप से। लेकिन इसमें यह चीज़ बताई गई थी। संविधान सभा से संबंधित प्रावधान क्या है, तो एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसमें 389 सदस्य होंगे। इसमें 296 सदस्य प्रांतों से तथा 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से होंगे। प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्णय उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तथा प्रांत के सदस्यों को मुख्य समुदायों सामान्य, मुसलमान और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा तथा उनके प्रतिनिधियों का चयन वहाँ के रियासत प्रमुखों के द्वारा किया जाएगा। सही बात है, होना भी चाहिए ये चीज़ें। यहाँ तक तो ठीक दिखाई दे रहा है। सभी प्रांतीय समूह मिलकर तय करेंगे कि संघीय संविधान का स्वरूप कैसा हो तथा उन्हें कौन से अधिकार मिलने चाहिए। भारत यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसे राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना है कि नहीं है। प्रांतों के 3 समूहों में बांटा गया था। वे प्रांत जिनमें हिंदुओं का बहुमत है, बम्बई, मद्रास संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ कमी थी, जो सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा था। यही कमियाँ थी कि जो सांप्रदायिक आधार पर हमको बांटा जा रहा था बस। और इसके बाद है कि वे प्रांत जिनमें मुसलमानों का बहुमत है, जैसे कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान। फिर तीसरा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान के लिए दावा किया जाता है, बंगाल और असम। अब अल्पकालिक योजना क्या थी, शॉर्ट टर्म्स। तो विधान निर्माण के समय शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इस सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें से 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 भारतीय ईसाई के और 1 सिख तथा 1 सदस्य पारसी समुदाय से प्रतिनिधि होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये समस्याएं थी। अब इसमें शॉर्ट टर्म में इसका विरोध क्यों है, चूँकि कांग्रेस के सदस्य और मुस्लिम के सदस्य की बराबरी की जा रही थी, जबकि अनुपातिक आधार पर देखा जाए तो दोनों के संख्याओं में जमीन आसमान का अंतर था। तो यहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक थी। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, हालांकि ये कैबिनेट मिशन जो आया था, इसको अंततोगत्वा जो है
एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन कमियां इसमें भी थी, ऐसा नहीं कमियां नहीं थी, और कमियां जो है मैंने आपको साफ साफ जो है दिखा भी दिया था। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखते हैं क्या है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा तथा भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र डोमेनियन की स्थापना की जाएगी। पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाएगा एवं उनके बीच सीमा निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का सिलहट, बलूचिस्तान तथा मुस्लिम बाहुल रियासतों को शामिल किया जाएगा। तब असम का सिलहट भी आ रहा था इसमें। देशी रियासतों पर से ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो गया। देशी रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो गया तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान किसी डोमिनियन में मिलने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। देखिए, ये देशी रियासतों के लिए ठीक भी था, अच्छा भी था। देखिए, ऐसा है कि आप जब किसी क्षेत्र का शासन कर रहे हो तो आपको जाते वक्त हम स्वतंत्रता देंगे ही। तो उन्होंने गलत नहीं किया यहाँ पर, उनके अवयव जो है गलत नहीं था। देखिए, एक मैं पर्टिकुलर व्यक्ति, आप अपने आप को स्वयं रख करके देखिए कि कोई व्यक्ति आपके घर पर जबरन कब्जा किया रहा है और सुधर करके जाना चाहता है, तो चाबी किसको देगा? आपको ही तो देगा जो आपसे कब्जा किया हुआ है। तो उन्होंने तो वही किया, उन्होंने क्या गलत किया है। अब जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण एवं उनसे की गई संधियां व समझौते भी समाप्त हो गए। अब यहाँ पर इसके बाद जब आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है अपनी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई और वर्तमान भारत के कॉन्सेप्ट को जो है ला करके खड़ा किया। ठीक है, अब इसके लिए जब आप पढ़ेंगे तो आज़ादी के बाद भारत में इसमें बहुत बढ़िया से इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें कश्मीर वाला विवाद, हैदराबाद वाला विवाद तो वहाँ पर व्यापक तौर पर देखने को मिलता है। जूनागढ़ का विवाद, पंजाब का विवाद, बंगाल का विवाद, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया से बताया गया है। जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण एवं उनसे की गई संधियां व समझौते भी समाप्त हो गए। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा दो डोमेनियन के लिए अलग अलग एक ही गवर्नर जनरल नियुक्ति किए गए और नए राष्ट्र की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। दो डोमेनियन की संविधान सभा अपनी इच्छा के अनुसार संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी। दोनों डोमिनियन को यह स्वतंत्रता दी गई कि संविधान बनाने तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अपने शासन का संचालन कर सकते हैं एवं इस विधि के में भी सुधार कर सकते हैं। संविधान बनाने तक दो डोमिनियन की संविधान सभा सामान्य विधियां बनाने के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य कर सकती हैं। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा तथा विधानमंडल से पारित किसी विधान को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेसी भी दूध के धुले नहीं थे, ये अनैतिक और अनएथिकल व्यक्ति थे, और नेहरू भी जो है दूध के धुले नहीं थे। जब बापू ने कह दिया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, तो क्यों इन लोगों ने कांग्रेस को लेकर के आगे बढ़े? ये कि सत्ता के भूखे नहीं थे, ये सत्ता के भूखे नरपिशाच थे, और जो इस सत्ता पर बैठता है वो भी सत्ता का भूखा हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनता के हित के बारे में हित बाद में है, पहले अपना हित है, उसके बाद राष्ट्र हित है। ठीक है, वो समय दूसरा था जब गांधी जी जैसे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, सरदार भगत सिंह जैसे, और उसके बाद आपके वीर अब्दुल हमीद भी जो है वर्तमान समय में, और उसके बाद पहले आप सुभाष चंद्र बोस जैसे ये क्रांतिकारी नेता थे जो देश के लिए मरे थे। बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, उनको क्या पड़ी थी? वो तो बिजनेसमैन थे लाला लाजपत राय, उनको क्या पड़ी थी? चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपना वेतन व्यवस्था कर सकते थे। उन्होंने क्यों देश के लिए लड़ाई स्टार्ट किया था? ठीक है, हालांकि मैं नेहरू को 100% गलत नहीं मानूंगा। नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ लड़ा भी है, किया भी है, तो नेहरू तक तो ठीक था, उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति डिस्टर्बेंस हुई। यहाँ तक कि नेहरू जी के बाद हमारे
जो है लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत अच्छे नेता थे, उसके बाद गड़बड़ हुआ मामला। ठीक है, तो जब ये आज़ादी के बाद भारत का आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी गतिविधियाँ आपको दिखाई गई है कि नेहरू जी कैसे आए थे, कैसे उनको फिर डेथ हुआ था, चीन ने कैसे धोखा दिया था, सारी चीज़ में बताई गई है। ठीक है, गवर्नर जनरल और ठीक है, विधानमंडल पारित करके स्वीकृति प्रदान कर दिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है संविधान सभा की मांग, डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं का प्रमुख मांग थी कि आज़ादी के बाद देश के शासन के लिए भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान से होना चाहिए। भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसे 1935 में मांग किया था। 1938 में पंडित नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से घोषणा की, आज़ादी के संविधान बनाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। तो स्टार्ट कब हुआ? 1934 में। मांग किसने किया था? एम.एन. रॉय ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था, मांग किया था कांग्रेस ने 1935 में। 1938 में नेहरू ने इसकी घोषणा की थी कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हमारा जो है संविधान सभा बनना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश संविधान भारतीय जो है ब्रिटिश कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था कि कांग्रेस में संविधान सभा हो गई थी, बनाना चाहिए। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्रिप्स मिशन के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एक अन्य सदस्य संविधान सभा निर्माण का प्रस्ताव लेकर भारत आए। यह प्रस्ताव दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त के बाद लागू होना था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया क्योंकि इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था और न ही अलग अलग संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। 4 साल बाद यानी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन नामक एक स्कीम घोषणा की, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया था। इस मिशन के कई प्रस्ताव विवादित थे। मैंने जब वीडियो बनाते हुए पूर्व की कक्षाओं को देखा तो मैं देखता हूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो मेरे कुछ शब्द जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा धीमे पढ़ूँ, जैसे कि लोगों को समझ में आए। इस मिशन के कई प्रस्ताव विवादित थे, जैसे कि सीमित मताधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन, मजहब के आधार पर राज्यों का समूह आदि। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें विवादित थीं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैबिनेट मिशन में। इन विवादित प्रावधानों पर कांग्रेस को आपत्ति थी, किंतु गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा में शामिल होने की सहमति दे दी। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि ठीक है यार, वहाँ हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे बढ़ाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की स्थिति, स्टेटस ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दीर्घकालिक संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारतीय जनता ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का अनुभव किया। क्या लगता है आप स्वतंत्र हैं? लिखिएगा नीचे, बताइएगा। हालांकि लंबे शासन के कारण विरासत की ढेर सारी चुनौतियां भी सामने खड़ी हुई थी। यदि 1947 के परिदृश्य पर नज़र डालें तो निम्नलिखित चुनौतियां हमारे सामने दिखाई देती थीं। नंबर 1, प्रमुख समस्याओं में एक थी सांप्रदायिकता की समस्या। अंग्रेज की विभाजनकारी नीतियों के कारण समुदायों में अविश्वास फैल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश में दंगे फसाद शुरू हो गए तथा अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। ऐसे समय में देश की सभी नागरिकों को एक साथ लेकर चलने में चुनौती उत्पन्न हुई। देश की एकता अखंडता बनाए रखने की चुनौती थी। आज़ादी के समय देश अलग अलग हिस्सों में बिखरा, जिसे जोड़ने की चुनौती थी। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए उपयुक्त आर्थिक मॉडल चुनने की चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था तथा देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूख, क्षेत्रीय असमानता, अवसंरचना की कमी आदि जैसी समस्याएं चारों तरफ व्याप्त थीं। राजभाषा के चयन को लेकर संदेह और संशय की स्थिति थी। हिंदी भाषी हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन करते थे, तो वहीं दक्षिण भारत में लोग हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। पिछड़े तथा वंचित समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करने की चुनौती थी।
इन समस्याओं के अतिरिक्त महिलाओं की निम्न स्थिति, कृषि की दयनीय स्थिति, तकनीकी विकास, पूर्वोत्तर का विकास एवं एकीकरण तथा अलगाववाद आदि जैसी चुनौतियां प्रमुख रूप से मौजूद थीं। संविधान सभा का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर होना था। इस व्यवस्था के अनुसार 292 सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित होना था। 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्धारित की गई थी और 4 सदस्य का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से करना था, जो कि उस समय वर्तमान में यूटीज जिसे हैं वैसे था वहाँ पर। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। यह सभा आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनी हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। प्रांतीय विधायिका के सदस्यों का निर्वाचन सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के आवंटित 296 सीटों के लिए मध्य 1946 में चुनाव हुआ था। आपको पता होगा कि 1946 में चुनाव हुआ था। इन चुनावों में कांग्रेस को 296 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य को 15 सीटें प्राप्त थीं। देशी रियासतों ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने से मना कर दिया था। भाई वो क्यों आएंगे आपके साथ? क्योंकि आप जो है देखिए, अब आज का भारत जो आप देख रहे हैं, आज के भारत से आपको ये सीख मिल रही है कि क्या लगता है कि आप अगर आप सपोजेट आप ही होते तो क्या आप जो है संविधान सभा के साथ हस्ताक्षर करते? भाई आप सुख की जीवन जी रहे हो, राजा बने हुए हो, तो आप क्यों आप जो है जाकर के जो है लिख के देते कि मैं इस में शामिल होना चाहता हूँ। यही कारण था कि हरि सिंह नहीं जुड़ रहे थे भारत के साथ, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन उसके ड्रॉबैक भी दिखाई दिए। पाकिस्तान जो है जबरन कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब चीन जैसे बड़े जो देश हैं, बदलते परिवेश में आप देख रहे हैं, तो वो साम्राज्यवादी विचारधारा के जो मूल उसके अंदर हैं, वो आप देखिए भूटान जैसे देश पर भी हमला कर रहा है। तो उस समय के हिसाब से तो सही नहीं था, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट मुझको दिखाना पड़ेगा। तो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन हुआ था तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप सभा के सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई। ठीक है, संविधान सभा में सीमित ही लेकिन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला था, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय, महिला वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसे अब संसद भवन या सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। अलग पाकिस्तान की मांग के नाम से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इस कारण बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही 2 उपाध्यक्ष क्रमशः HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को भी चयन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।